नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तमिलनाडु में 31 मई तक के लिए बड़ा लॉकडाउन, लगाई गई कई पाबंदियां, अंतिम संस्कार तक के लिए लेना होगा ई पास। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिसमें बिना ढील के पाबंदियां लागू रहेंगी। लॉकडाउन के नियमों के तहत सभी निजी संगठनों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। केवल जरूरी काम करने वाले सरकारी ऑफिस ही लॉकडाउन में खुलेंगे। तमिलनाडु में लॉकडाउन के दौरान फार्मेसी, दूध की दुकानें, समाचार पत्रों की सेवाएं जारी रहेंगी। रेस्तरां केवल पार्सल सेवा के लिए संचालित होंगे, लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक सुबह 6 बजे से 10 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक पार्सल सेवा चलेंगी। स्विगी व जोमेटो जैसी सेवाएं इस दौरान ही संचालित होंगी। लॉकडाउन में अन्य ई कॉमर्स सेवाएं सुबह 8 बजे से 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वाले लोगों को ई पास लेना होगा। यही नहीं, अस्पताल और अंतिम संस्कार तक के लिए ई पास लेना होगा। हालांकि चिकित्सा कारणों से दूसरे जिले में यात्रा के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने वाले और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई और पिता को मिली वीआईपी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और भाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शशिर कुमार अधिकारी और भाई दिवेंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि दिवेंदु अधिकारी राज्य में तमलुक से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में दोनों नेताओं पर शारीरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश की गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार के इस फैसले से 1.5 करोड़ मजदूरों को होगा लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और पीएसयू के तहत काम करने वाले 1.5 करोड़ श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा होगा। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों का वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते को अब 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के किसानों को खरीफ की तैयारी के लिए 1500 करोड़ रुपए की सौगात। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन आंतरित की है। किसानों को उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5597 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में 4 किस्तों में दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ भी दिलाई। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72,000 ग्रामीणों पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई के मध्य गोठानों में बेचे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ रुपए का भी अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने गोठानों में निर्मित सुपर कंपोस्ट खाद किसानों के विक्रय के लिए लॉन्च किया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवात यास पर मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी, 19 ट्रेनें कैंसिल, नौसेना अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इस बीच दक्षिणी रेलवे ने 19 ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर दिया है, जबकि भारतीय नौसेना के जहाजों और
एयरक्राफ्ट को राहत और बचाव कार्य करने के लिए तैयार रहने को कहा है। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना। एक कम दबाव वाले क्षेत्र चक्रवात के गठन का पहला चरण होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी निम्न दबाव वाले क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होते हैं। आईएमडी ने कहा है कि एक निम्न दबाव के क्षेत्र का आज सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य क्षेत्र पर विक्षोभ में केंद्रित होने की आशंका है। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और आगे गंभीर रूप लेगा और 26 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों पर पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रामदेव के खिलाफ हो कार्रवाई या रद्द की जाए आधुनिक चिकित्सा पद्धति, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए की मांग। जी हां दोस्तों, आईएमए ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए योग रामदेव गुरु के वीडियो का जिक्र है, जिसमें वे एलोपैथी के विरोध में बोल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है या तो वह इस आरोप को स्वीकार करें या आधुनिक चिकित्सा पद्धति को खत्म कर दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। प्रेस रिलीज में आईएमए ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति व भारत सरकार मिलकर लोगों की जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं। इस संघर्ष में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 1200 एलोपैथी डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में रामदेव के वीडियो को लाते हुए आईएमए ने कहा है कि योग गुरु इसमें कह रहे हैं कि एलोपैथ एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इसमें यह भी कहा गया है कि सर्वविदित है कि योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जब बीमार होते हैं तो आधुनिक चिकित्सा सुविधा ही लेते हैं और एलोपैथ की दवाइयां खाते हैं। अब ये आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि अपनी गैर कानूनी और बिना मंजूरी प्राप्त दवाओं को बेच सकें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव पर जो आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं और क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, अब अनाथ बच्चों के लिए पेंशन योजना में कोरोना से मौत जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन और निःशुल्क राशन देगी। यही नहीं, राज्य सरकार इन बच्चों की स्नातक तक की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुक्रवार को लागू कर दी है। योजना में अब कोरोना से मौत होने की शर्त हटा दी गई है। इस अवधि में किसी भी वजह से पालक की मौत होने पर बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना के चलते सैकड़ों बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है। इनमें से कुछ परिवारों में कमाने वाले भी नहीं रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को यह घोषणा की थी। यह योजना सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार की है। योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जो पहले से सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीयों से ज्यादा अमीर बने बांग्लादेशी, प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपए पर पहुंची। जी हां दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर भारत को अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से कड़ी टक्कर मिल रही है। यही नहीं, महज 40 साल पहले सबसे गरीब मुल्क माने जाने वाले बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय $2227 यानी 1.62 लाख रुपए से अधिक हो गया है, जो कि पिछले फिस्कल ईयर में $2064 यानी 1.46 लाख रुपए था। प्रति व्यक्ति आय में आए इस उछाल से उसने भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत का प्रति व्यक्ति आय $1947 यानी कि 1,41,000 रुपए से थोड़ा अधिक है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर।
कोवैक्सीन लगवाने वालों की विदेश यात्रा पर फिलहाल रोक। WHO का यह नियम आया आड़े। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। इसी बीच कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ देश जल्द ही नए नियमों का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में अगर आपने भारत में बनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल नहीं है, इसलिए इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें वहां के सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी दी जा चुकी हो या फिर वे यात्री WHO की सूची में शामिल हो। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका 2, जेनसेन और सिनफार्मा नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तिब्बत पर चीन का श्वेत पत्र, दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीनी सरकार की मान्यता जरूरी। जी हां दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को कहा है कि उसकी मंजूरी पर ही मौजूदा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाएगी। ने से इनकार किया है। चीनी सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र में दावा किया है कि किंग राजवंश के बाद से केंद्र सरकार द्वारा दलाई लामा और अन्य आध्यात्मिक बौद्ध नेताओं को मान्यता दी जाती है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि प्राचीन समय से ही तिब्बत चीन का अविभाजित हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि 1793 में गोरखा आक्रमणकारियों के जाने के बाद से किंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहतर शासन के लिए अध्यादेश को मंजूर किया। दस्तावेज के मुताबिक अध्यादेश में कहा गया है कि दलाई लामा और अन्य बौद्ध धर्म गुरुओं के अवतार के संबंध में प्रक्रिया का पालन करना होता है और चुनिंदा उम्मीदवारों को मान्यता चीन की केंद्रीय सरकार के अधीन दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना से जंग में 90% सुरक्षा प्रदान करती है एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन। 9 मई तक 13,000 लोगों की बचाई जान। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में 90% कारगर है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कोरोना से काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने बताया कि एस्ट्राजेनिका की कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोज कोरोना के लक्षण वाली बीमारी से 85 से 90% तक सुरक्षा देती है। आंकड़े बताते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद 9 मई तक 60 और उससे अधिक उम्र के लोगों में 13,000 मौतें होनी रुकी है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि वैक्सीन के बाद 65 से अधिक उम्र के लगभग 40,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है एक योजना जिसमें उन्हें मिलते हैं 4,000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आप महिलाएं और उत्तर प्रदेश में रहती हैं तो आप राज्य सरकार की बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए कमा सकती हैं। दरअसल महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने BC यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना चला रही है। यह योजना कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के जरिए महिलाएं बैंक एजेंट बनकर हर महीने 4,000 रुपए तक पा सकती हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार की इस योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त कमीशन हासिल करने समेत और भी कई सुविधाएं मिलती है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साल 2020 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 मई 2020 को इस स्कीम का ऐलान किया था। इस योजना के तहत गांव की महिलाएं बैंकों से जुड़कर पैसों का लेन देन घर घर जाकर करवाएंगी। यह लेन देन डिजिटल होगा। इस योजना से हजारों महिलाएं जुड़ चुकी और इसका लाभ ले रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश और तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में बहुत तेज हवाएं चलेंगी तथा समुद्र में लहरें भी काफी ऊंची उठ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 119 रुपए बढ़कर 47,995 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले सत्र में 47,876 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 258 रुपए गिरकर 17,998 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। पिछले कारोबारी दिन यह 71,256 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव तेजी के साथ $1877 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी का भाव $27.68 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात, असमानता और अन्याय से बिगड़ रही है स्थिति। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर उन स्थितियों में पहुंच रहा है जब 1971 में गृह युद्ध हुआ और देश दो टुकड़ों में बंटकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। एशिया टाइम्स में इरफान राजा के एक लेख में पाक के एक बार फिर गृह युद्ध के कगार पर पहुंचने के कारण बताए गए हैं। लेख में कहा गया है कि किसी भी शासन में कुशासन, भ्रष्टाचार और गरीबी ऐसे कारण हैं जो किसी भी समाज में घृणा और हिंसा की भावना को बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारणों के साथ यहाँ नौकरशाही निरंकुश हो गई है। समाज में ऐसी व्यवस्था कायम हो गई है जहाँ किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही और विदेशी एजेंट कहलाते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में तमाम लोगों की मौत हो रही है। खासकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हालात ज्यादा खराब हैं। लेख में कहा गया है कि असमानता और गरीबी के बीच राजनेता, नौकरशाह, जर्नल और उद्योगपतियों का ऐसा वर्ग बन गया है जो देश ही नहीं विदेशों में विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। परवेज मुशर्रफ इसका उदाहरण है। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को जन्म दिया। ऐसे लोग विदेशों में शानदार जीवन जी रहे हैं। यही कारण है जो पाकिस्तान को एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जो बाइडेन का इजराइल को समर्थन, फिलिस्तीनियों के साथ द्विराष्ट्र समाधान की कही बात। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के प्रति उनके प्रशासन की प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाकर द्विराष्ट्र समाधान ही दोनों के बीच संघर्ष को समाप्त कर सकता है। जो बाइडेन की यह टिप्पणी तब आई जब एक दिन पहले ही इजराइल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा के साथ 11 दिन से चल रहा संघर्ष समाप्त हुआ। जो बाइडेन ने अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ संयुक्त संवाद सम्मेलन में कहा कि मेरी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता कोई तर्क वितर्क नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई बदलाव नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक बदलाव हो सकता है। यह बदलाव है कि अब भी द्विराष्ट्र समाधान की जरूरत है। यही एकमात्र रास्ता है। मेरा मानना है कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं। मेरा पहले भी यही मानना था, संघर्ष विराम पर बातचीत से पहले ही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में नवंबर में होंगे मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रपति ने भंग की प्रतिनिधि सभा। जी हां दोस्तों, नेपाल में कई दिनों से गहराया राजनीतिक संकट सुलझता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी दलों दोनों ने ही राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था, लेकिन अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा भंग कर दी है। साथ ही देश में मध्यावधि चुनावों की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। राष्ट्रपति ने मध्यावधि चुनावों के लिए नवंबर महीने की तारीख रखी है। राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा भंग कर दी है। उन्होंने देश में मध्यावधि चुनाव कराने के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। साथ ही राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद के लिए शेख बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों के दावों का खंडन किया है। तो दोस्तों यह थी आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।